Good morning, children. Let's we continue the chapter 12, friction. And today's topic is factors affecting friction. Yesterday, I told you about the friction force, that this force opposes the relative motion between two surfaces in contact, and it acts on both the surfaces. So in this topic we will study about the factors which affect the friction. So here one activity is given. In this activity we tie a string around a brick, pull the brick by a spring balance, and you need to apply some force. एक ब्रिक लेंगे, ब्रिक मीन्स ईंट, और उसके चारों तरफ एक धागे से बांध देंगे, उसको टाई अप कर देंगे. आफ्टर देन इसको हम स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से मूव कराएंगे, पुल करेंगे, खींचेंगे. यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स. ऑब्वियसली जब हम उसको पुल करेंगे तो हमें कुछ फोर्स लगाना होगा. नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव. अब हम रीडिंग नोट डाउन करेंगे. स्प्रिंग बैलेंस एक बैलेंस है जिसमें कि मेज़रमेंट किया जाता है. तो जब वो मूव करेगी तो उसका मेज़रमेंट हम स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू नोट डाउन कर लेंगे. जैसे वो स्टार्ट करेगी मूव करना, उस वाली रीडिंग को हम नोट कर लेंगे. इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द surface of the brick and the floor. and you know that जब हम मेज़रमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, और ये एक्ट दो सरफेसेस के बीच में एक्ट करेगा. एक तो ब्रिक की सरफेस और सेकंड फ्लोर की सरफेस. नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी. अब पहले तो हमने नॉर्मली उसको फ्लोर पे रख करके टाई अप करके स्प्रिंग बैलेंस से मूव कराया था. अब हम ब्रिक को पॉलीथीन से पॉलीथीन के अंदर डाल देंगे और फिर रिपीट करेंगे इस एक्टिविटी को. डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबाउट टू केसेस. अब जब हम रीडिंग नोट डाउन करेंगे, जैसे ही वो स्लाइडली मूवमेंट होगा हम उस रीडिंग को नोट डाउन करेंगे और हम ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों रीडिंग में डिफरेंस है. यू माइट बी द रीज़न for this difference. Repeat this activity by wrapping a piece of jute bag around the brick. What do you observe? तो अब रीडिंग में डिफरेंस आया, बट ये रिपीट करेंगे एक्टिविटी. अब हम ब्रिक को जूट के बैग में डाल करके फिर मूव कराएंगे और स्प्रिंग बैलेंस से नोट डाउन करेंगे. तो इससे कंक्लूज़न ये निकलता है कि जब हम तीनों केसेस के अंदर पहले कुछ भी रैप नहीं किया था, सिर्फ नॉर्मली फ्लोर के ऊपर रखा था, सेकंड में पॉलीथीन लगाया था ब्रिक में, और थर्ड में जूट बैग में डाला था. तो तीनों में जब हमने पुल किया तो पुल करने में हमें कितना फोर्स लगा, ये तीनों में एक्टिविटी में डिफरेंट पुल किया हमने. मेज़रमेंट जो है वो अलग आ रहा है क्योंकि इसके बीच में जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है दैट इज़ वेराई, वो अलग अलग है. जैसे कि जब हमने फ्लोर पे करवाया था तो ज़्यादा पुल करना पड़ रहा था. जब पॉलीथीन हमने डाल दिया तो उसमें थोड़ा कम हमें पुल करना पड़ा, और जब हमने उसको जूट बैग में डाला तो पॉलीथीन के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा पुल करना पड़ा. It happens because the friction depends on the smoothness and roughness of the surface. Here some information about the spring balance. That spring balance is a device used for measuring the force acting on an object. स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है इसका मेज़रमेंट करने के लिए यूज़ किया गया है. इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग विच गेट्स स्ट्रेच व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट. इसके अंदर एक कॉइल्ड स्प्रिंग है और वो स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाती है जब इसके जैसे नीचे की साइड में एक हुक शेप स्ट्रक्चर है, हुक बना हुआ है. इसके अंदर जब हम ऑब्जेक्ट को हैंग कर देते हैं तो वो स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाती है और जो भी उसमें स्केल दिया हुआ है उसमें मेज़रमेंट आ जाता है और उस रीडिंग को नोट कर लिया जाता है. तो इससे पता चल जाता है कि कितना फोर्स अप्लाई हुआ है. द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. जो रीडिंग लेंगे स्केल से वो मैग्नीट्यूड देगा. मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू. फोर्स कितना लगा है, 10 न्यूटन लगा है या फिर 15 या 20 न्यूटन लगा है, ये रीडिंग हम इस स्केल के थ्रू कर सकते हैं. नाउ अनदर एक्टिविटी, मेक एन इंक्लाइन प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और ऑन अ टेबल. एक इंक्लाइन प्लेन बनाएंगे. इंक्लाइन मतलब तिरछा, टेढ़ा. ओके, वो स्मूथ सरफेस के ऊपर भी बनाएंगे. जो टेबल है वो हमारी स्मूथ सरफेस है, उसके ऊपर हमने एक इंक्लाइन प्लेन बना दिया. यू मे यूज़ अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक्स. ये कैसे बनेगा, हम इसमें ब्रिक्स लेंगे, वुडन बोर्ड लेंगे. ब्रिक्स लगाने के बाद जैसे हमने 2 ब्रिक्स लगा दी और वुडन बोर्ड को स्लाइटली उसको टेढ़ा करके
वहाँ पे रख दिया तो वो इंक्लाइन प्लेन की तरह वर्क करेगा। पुट अ मार्क विद अ पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइन प्लेन, कहीं पर भी हम मार्क कर लेंगे एक पॉइंट ए। नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन द पॉइंट, यहाँ पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो इस एक्टिविटी के अंदर एक पेंसिल सेल, छोटा सेल लिया गया है और वहाँ ए पॉइंट जहाँ पर हमने मार्क किया था वहाँ से उसको स्लाइडली मूवमेंट कराएंगे। स्लाइडली मतलब धीरे से उसको वहाँ से हम रिलीज़ कर देंगे तो वो रोल होता हुआ इंक्लाइन प्लेन से नीचे आएगा, उसके बाद टेबल टॉप के ऊपर मूव करता हुआ, रोल करता हुआ आगे तक जाएगा। हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, थोड़ी डिस्टेंस मूव करने के बाद वो टेबल पे जाके ऑटोमेटिकली अपने आप रुक जाएगा। हम उसको नहीं पकड़ेंगे लेकिन वो अपने आप रुक जाएगा। तो जहाँ पर वो रेस्ट में आ जाता है, जहाँ पर वो रुक जाता है, वहाँ की डिस्टेंस को हम नोट डाउन कर लेंगे, उसको हटा के मार्क करेंगे और उतनी डिस्टेंस को हम नोट डाउन कर लेंगे। नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लोथ, अब हम एक रिप्लेस कर देंगे, यानी कि टेबल टॉप के ऊपर हमने कपड़ा बिछा दिया, स्प्रेड कर दिया। अब ये कपड़ा क्यों स्प्रेड किया है, इसका एक रीज़न है कि हम क्या शो कर रहे हैं कि फ्रिक्शन को क्या चीज़ अफेक्ट करती है। ओके, तो हम यहाँ मैंने अभी एक फर्स्ट एक्टिविटी में बताया कि फ्रिक्शन अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ द सरफेस, कि दो सरफेस के बीच में वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर टेबल टॉप और जो रोल हो रहा है पेंसिल सेल की सरफेस के बीच में एक्ट कर रहा है। तो हम टेबल टॉप की सरफेस को, अब पहले स्मूथ थी, अब हमने क्लॉथ ले लिया, तो क्लॉथ की सरफेस के बीच में और पेंसिल सेल की सरफेस के बीच में अब फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। तो हमने सरफेस को स्मूथ से थोड़ा सा रफ बना दिया। मेक श्योर दैट देयर आर नो रिंकल इन द क्लोथ, जब हम स्प्रेड करेंगे क्लोथ को तो हमें ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल स्प्रेड होना चाहिए, उसमें ऐसे सलवटें नहीं होनी चाहिए, रिंकल्स नहीं होने चाहिए। ट्राई द एक्टिविटी अगेन, अब दोबारा सेम वही प्रोसेस करेंगे, जहाँ पे मार्क ए किया था वहाँ से हम पेंसिल सेल को दोबारा से रोल करवाएंगे। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल, मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी। अब क्लोथ के ऊपर भी हमने करके देख लिया, जितनी डिस्टेंस तक वो मूव करता है हमने नोट डाउन कर लिया कि कितनी डिस्टेंस कवर की है। अब फिर हम एक सरफेस और दूसरी लेंगे, उस सरफेस को बनाने के लिए हम टेबल के ऊपर स्प्रेड कर देंगे सैंड को, और अगेन यही एक्टिविटी रिपीट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेल कितनी दूर तक मूव करता है। तो इन सारी केसेस में अगर हम देखते हैं तो आप देखोगे कि जो स्मूथ सरफेस थी, कि हमने नॉर्मली टेबल टॉप स्मूथ था, वहाँ पे जब ये एक्टिविटी कराई थी तो पेंसिल सेल ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की थी एज़ कम्पेयर टू द क्लॉथ सरफेस और सैंड सरफेस। सैंड सरफेस तो ज़्यादा रफ़ है और उससे कम रफ़ कौन सी है, क्लॉथ, और स्मूथ कौन सी है, टेबल टॉप। तो तीनों के अंदर जब डिस्टेंस देखी तो टेबल टॉप की जो सरफेस थी स्मूथ, उसमें ज़्यादा डिस्टेंस कवर की, सैंड में तो बिल्कुल कम डिस्टेंस कवर की, और क्लॉथ वाले में सैंड से थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस कवर की, लेकिन टेबल टॉप वाले से कम डिस्टेंस कवर की। सो इन विच केस इज़ द डिस्टेंस कवर द मिनिमम, तो हमने ऑब्जर्व कर लिया कि कौन सी डिस्टेंस मिनिमम है, दैट इज़ द सैंड वाली। वो सैंड वाली जो है उसमें डिस्टेंस कम कवर की है। वाई इज़ द डिस्टेंस कवर बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम, ट्राई टू रीज़न वाई, डिस्कस द रिजल्ट। तो अभी इसका रीज़न मैंने बता दिया है कि ये डिपेंड करता है कि सरफेस का नेचर कैसा है, वो स्मूथ है या फिर रफ है। Does the distance cover depend on the nature of the surface on which the cell move? Yes. Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled by it? Yes. तो distance कितनी कवर की है ये डिपेंड करता है कि स्मूथनेस सरफेसेस कितनी है, चाहे वो दोनों की टेबल टॉप की है या किसी ऑब्जेक्ट की है, दोनों सरफेसेस पे डिपेंड करता है। ओके, सो फ्रिक्शन स्मूथ सरफेस में कम होगा और रफ सरफेस में ज़्यादा होगा। रिमेंबर इट, स्मूथ सरफेस में कम होगा और रफ सरफेस में ज़्यादा होगा। तो स्मूथ सरफेस में हमेशा डिस्टेंस ज़्यादा कवर होती है, ओके, और रफ सरफेस में डिस्टेंस कम कवर होती है। तो यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है तो इट मीन्स मूवमेंट की बात हो रही है। अगर फ्रिक्शन कम है तो फिर मूवमेंट ज़्यादा होगा, और अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो मूवमेंट कम होगा।
Here is the explanation. Friction is caused by the irregularities on the two surfaces in contact. अब इसमें ये बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है. तो फ्रिक्शन इसलिए होता है क्योंकि जो दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं उनमें इरेगुलरिटीज़ होती हैं. इरेगुलरिटीज़ सारी सरफेस में होती हैं, स्मूथ में भी होती हैं, रफ़ में भी होती हैं, बट हमें दिखाई नहीं देती हैं. स्मूथ सरफेस में तो कम होती हैं और रफ़ सरफेस में ज़्यादा होती है. इवन दो सरफेसेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ ऑन दैम. जो स्मूथ सरफेस है उनमें भी होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं बट विजिबल नहीं होती हैं. इरेगुलरिटीज़ ऑन द टू सरफेसेस लॉक इनटू वन अनदर. और इन इरेगुलरिटीज़ की वजह से दोनों सरफेस एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाती हैं. इसीलिए मूवमेंट में डिफरेंस आता है. और ज़्यादा अगर है फ्रिक्शन तो इरेगुलरिटीज़ ऑब्वियसली ज़्यादा है. ओके, फ्रिक्शन अगर ज़्यादा है तो इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा है और मूवमेंट कम होगा. व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग. तो अगर सरफेस से मूव कराना है तो इसका मतलब हमें अप्लाइड फोर्स को ज़्यादा करना होगा और इतना ज़्यादा करना होगा कि जो इंटरलॉक हो रखी हैं वो सरफेसेस एक दूसरे से अलग हो जाएं, उसको ओवरकम कर दें. On rough surface there are a large number of irregularities, so the force of friction is greater. अगर irregularities ज़्यादा हैं जैसे कि रफ सरफेस में होता है तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है. If a rough surface is evolve. This diagram show the irregularities in the surfaces. ओके, तो स्मूथ सरफेस में भी होती हैं बट हमें दिखाई नहीं देती हैं और रफ सरफेस में तो होती ही है, जिससे कि वो दोनों सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेती हैं. और मूवमेंट कराने के लिए अप्लाइड फोर्स इन फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो इस फोर्स को ओवरकम करेगा और वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा. सो चिल्ड्रन, दिस इज टुडेज टॉपिक. रीड दिस टॉपिक फ्रॉम योर बुक एंड नाउ वी विल डू द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज. First question, fill in the blanks. Friction opposes the relative motion between the surface in contact with each other. Second, friction depends on the nature of the surfaces. Okay, इसमें roughness भी आ सकता है, roughness of surfaces. और nature is also correct. C, friction produces heat. D, sprinkling of powder on the carom board reduce friction. E, sliding friction is smaller than the static friction. So children, do question number 1 in your notebook. Thank you.